तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे संचित दुख के बारे में और इस दुख को जब आपके ऊपर आ जाती है, तो कैसे इसे हमें फेस करना है, कैसे इससे बाहर आना है। तो जब हमारा संचित दुख सक्रिय हो जाता है, कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि अचानक मुझे क्या हो गया? बहुत रोने का मन कर रहा है या फिर आपको गुस्सा आ जाता है किसी के ऊपर भी। आप अपना बोलते हैं ना कि मैं अपना आपा खो चुकी थी। तो इस तरह से कुछ हमारे साथ होता है। तो ऐसे समय क्या होता है, हमारे अंदर नकारात्मक भावनाओं की एक बाढ़ सी आ जाती है। तब आपको लगेगा कि मैं इतना ध्यान कर रही हूँ, इतना कुछ सब कुछ कर रही हूँ, जो नहीं कर रहे उनका तो बात ही अलग है कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है मेरे अंदर। कभी-कभी आपको खुद को लगेगा कि मेरे अंदर जेलसी कहाँ से आ रही है, मेरे अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है। और आपको खुद से ही लगेगा कि इतना ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है हमारे साथ? तो सबसे पहला बात जो हमारे अंदर है कि किसी भी तरह से हमें हर समय एक रहता है कि हमें पॉजिटिविटी चाहिए, अच्छा-अच्छा चाहिए, तो हम जो नेगेटिविटी है उससे भागते रहते हैं। इवन खुद के अंदर के, अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो हम उससे जल्दी-जल्दी भागना चाहते हैं। तो भागने के लिए बहुत लोग उससे क्या करते हैं, चलो शॉपिंग कर लेते हैं, मूड खराब लग रहा है तो भागते हैं, चलो किसी से बात कर लेते हैं या कोई अच्छा सॉन्ग सुन लेते हैं। तो इस तरह से एक तरह से भाग रहे हैं अपने फीलिंग से। तो यहाँ पे जो सुंदर बात उन्होंने कहा है कि दुःख से अगर मुक्ति पाना है, तो उससे हम भाग के फ्रीडम हमें नहीं मिल सकती, तो किस तरह से मिलेगी? उसे स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके, उसे देख के, उसके साथ बैठ के, तो पहले हम स्वीकार करें कि ये भाव मेरे अंदर है एंड इट्स ओके। हम क्या करते हैं कि ये क्यों है मेरे अंदर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं इतना ध्यान से ध्यान ही कर रही हूँ, मैं इतना दिन से स्वाध्याय कर रही हूँ, मैं इतने सालों से मास्टर हूँ, तो फिर मेरे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? और नॉर्मल इंसान के साथ तो ये एक्सक्यूज़ेज़ भी नहीं है, उनके साथ तो और ज़्यादा होता है। तो आपको इससे भागना नहीं है, उसे पूरी तरह से स्वीकार करें कि डुअलिटी को हम एक्सपीरियंस करने आए हैं और ये भाव मेरे अंदर आया है, इसका मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है, ये है। और इसे आप किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं? वर्तमान में रह के, प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के, सजग सचेत रहकर। तो आप सब जानते हैं हम वर्तमान में कैसे आ सकते हैं? आपको जागरूकता बढ़ानी है, अवेयरनेस, जो कि हम ध्यान से पाते हैं। जैसे-जैसे हम ध्यान की हमारी प्रैक्टिस गहन होती जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान करते हैं, आप देखेंगे आपके अंदर वो जो ध्यान जो हम कुछ देर बैठ के कर रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, वो हम अपने 24 घंटे में लेके जा सकते हैं। सिर्फ़ बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से भी। क्या चल रहा है मेरे भाव में, मेरे इमोशंस में? तो हर समय सजग रहना, इसी को कहा जा रहा है। साक्षी बने, हर समय जो ध्यान में हम साक्षी बन रहे हैं, क्या चल रहा है? थॉट्स आ रहे हैं, विचार चल रहे हैं, शून्यता उतर रहे हैं, तो खुली आँखों से भी साक्षी बने, मेरे अंदर क्या चल रहा है? मैं अभी क्या महसूस कर रही हूँ? कौन से फीलिंग में हूँ? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है? नकारात्मक भावना आप बनकर कार्य करती है। हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि मेरे ये एक इमोशन है, नकारात्मक भावना मेरे मेरे ऊपर हावी हो रहा है या मैं और मेरा नकारात्मक भावना दोनों अलग है। हम क्या समझते हैं, ये मैं ही हूँ और फिर हम खुद को भी गिल्टी में लाते हैं कि मैं ऐसे कैसे बन गया, मैं ऐसे कैसे सोच लिया, या फिर हम दूसरे को भी उसी हिसाब से जज करते हैं कि वो तो ऐसा ही आदमी है, वो तो इतना नेगेटिव पर्सन है या फिर वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता है। लेकिन हम इसे अगर साक्षी बने, देखें कि ये मैं नहीं हूँ। मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो कैरेक्टर है, ये मैं नहीं हूँ। इस वक़्त मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, इस वक़्त मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ।
तो जो नकारात्मक भावना है आपका, ये आपके ज़रिए जीती है, आपके ज़रिए खुराक लेती है। जो नेगेटिव फीलिंग है, जितना आप उसे सोचते हैं, जितना आप उसे फीलिंग, इमोशन देते हैं, उसे खुराक देते हैं, जितना ज़्यादा आप नकारात्मक भाव में होते हैं, उतना ज़्यादा उसे खुराक लेती है। कभी-कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि एक एक मिनट, यस। यस, तो यहाँ पे ये चार्ट से आप समझ सकते हैं, वाइब्रेशन चार्ट से, कि हम जब नेगेटिव भाव में रहते हैं, जैसे शेम, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, पास्ट का, फ्यूचर का हमें जो टेंशन रहती है, चिंता रहती है, तो उसमें हम देख सकते हैं आप इसमें कि हम लोअर वाइब्रेशन, लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। और जैसा फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं, वैसी ही चीजें हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसी के बारे में हम फोन करके, सामने बैठ के चुगली कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, डर रहे हैं, कल क्या हो जाएगा पता नहीं, पास्ट में उसने मुझे ऐसा कह दिया था। तो ये सब जो भाव रहता है, हम क्या कर रहे हैं, अनजाने में हम लोअर फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब लव की फीलिंग में रह रहे हैं, जॉय की फीलिंग में रह रहे हैं, पीस के फीलिंग में रह रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो आपकी जो ऊर्जा संचित दुख के रूप में फंसी हुई, मीन्स ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी में आप अटके हुए हैं और गोल गोल घूमते जा रहे हैं, जो हम लोगों ने जाना था ब्रेकिंग फ्री, एक बुक हम लोगों ने पढ़ा था आपके हैबिट्स को तोड़ने के लिए। तो उस तरह से हम एक पुराना जो एक सीडी चलता रहता है ना, लास्ट सेशन में किसी ने ये एग्जाम्पल भी दिया था कि एक हमारा एक रिकॉर्डेड म्यूजिक चला हुआ है, बस वो पुराना सॉन्ग चले जा रहा है, चले जा रहा है ऑटो मोड में। तो उसे कहीं पे हम पॉज करके और नया सॉन्ग चलाएं, थोड़ा अच्छा, पॉजिटिव, जो आपको जोश वाला फील कराए वैसा। तो जब हम अपने स्पंदन बदल देते हैं, तो ये रूपांतरित हो जाती है। मतलब हमें अपनी ऊर्जा को बदल देना है। आप जो भी महसूस कर रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग में जब भी रह रहे हैं, कॉन्शियसली उसे चेंज करें, उसे बदलें। हर व्यक्ति अपना एक ऊर्जा मंडल सबकी है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। आपने बहुत बार महसूस किया होगा, सभी ने, किसी के साथ हमें बैठ के बहुत अच्छा लगता है कि बस समय रुक गया हो, चलता रहे, बोलते रहे, हम सुनते रहे, और आपको मन करेगा कि बस ऐसे ही चलता रहे। और किसी के साथ बैठ के आपको लगेगा कब यहाँ से भागे, या फिर कोई आपको बहुत ही मीठी शब्दों में आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मन में आप ये जानते हैं कि, ये समझते हैं कि ये जो है, ये इंसान जो है वो नहीं बोल रहा है। तो उस समय आपको ऐसा लगता है, यार इतना शहद घोल के बात कर रहा है, कब हम यहाँ से भागे। या फिर कभी-कभी हम लोग मजाक में भी बोलते हैं, इतना मीठा बोल रहे हैं कि लगता है कि शुगर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाला इंसान जैसा भी बोल रहा है, मुंह से जो भी बोल रहा है, हम सब उसकी ऊर्जा को सेंस कर पाते हैं कि वो इंसान कैसा है, क्या उसकी ऑरा है, और हमारी भी, दूसरे लोग भी फील कर पाते हैं। तो सब अपनी एक ऊर्जा मंडल विस्तार करते हुए सबकी वो बोलती है, बातें करती है। तो फ्रेंड्स, आपका संचित जो दुख है, अवचेतन रूप से और दुख चाहता है। ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि मैं कैसे अपने और दुख चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी दुख में हूँ, मैं तो दुख से बाहर होना चाहता हूँ, मैं तो दुख से बाहर होना चाहती हूँ। लेकिन जो आपका संचित दुख है, वो और चाहता है, सबकॉन्शियसली चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुखी रहने में आपको मजा आने लगा है। कभी आप अपने, जब भी आप कभी रो रहे हैं, जब भी आप कभी दुखी हैं, आप अगर उस इमोशन को बहुत बारीकी से महसूस करें, तो आप महसूस कर पाएंगे कहीं ना कहीं वो आपको बहुत शांति दे रही है, बहुत गहरा आपको पीस दे रहा है। तभी वो आपके जीवन में है। और ऐसा जब दो लोग एक साथ मिलते हैं, तो क्या होता है, वहां पे लड़ाई होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक
इंसिडेंट के बारे में बताया कि किस तरह से होता है। मान लीजिए दो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे, दो ऐसे लोग हैं जो जिन दोनों के संचित दुख बहुत ज्यादा है, सेम फ्रीक्वेंसी वाले दो लोग। तो रास्ते में आप देखेंगे कभी कभी होता है कि दो बस चल रहा है तो एक दूसरे को compete करते हैं कि एक आता है धीरे धीरे आ रहा है, अचानक उसको कोई क्रॉस करता है, वो भी ऐसे करता है। उसमें वो लोग होश नहीं करते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, वो बस इतना तेज भगाते हैं उस समय दोनों। तो यहाँ पे बोलते हैं कि क्यों ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों ऐसा दुर्घटना हो रहा है, क्योंकि वो दोनों का ही संचित दुख एक बराबर है, इसीलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है और ऐसे में दोनों को एक साथ एक्सीडेंट होता है। तो दोनों की सबकॉन्शियसली वो लोग ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम उस चीज को भी समझते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम जैसा फीलिंग, जैसा भाव में रहते हैं, हम वही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। सामान्य लोग हम देखते हैं कि जो लोग स्वभाव से बहुत हमेशा ऐसा नहीं होते कि वो दुखी है या हमेशा वो हिंसा करते हैं या लड़ाई करते हैं, लेकिन कभी-कभी हम पाते हैं कि सामान्य जो लोग हैं वो अचानक से बहुत हिंसा कर रहे हैं, बहुत लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा उनमें क्या हो जाता है? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत बार अगर आप लोग में से कोई अगर मूवी वगैरह में भी देखे हो या रियल लाइफ में कभी कोर्ट में या किसी के कोई जो जो मुजरिम करार दिया जाता है उनके बारे में सुनते हैं, तो उनके जो वकील होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरे जो ये जो है ये ऐसे नहीं है स्वभाव से, ये बहुत ही नॉर्मल इंसान है, लेकिन उनको पता नहीं उस दिन क्या हो गया था जो वो अपने आपा खो गए थे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उस समय क्या होता है जब आपके ऊपर संचित दुख हावी हो जाता है, एक्चुअली आप उस समय चेतन अवस्था में रहते ही नहीं है, अचेतन अवस्था में हो जाते हैं। आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इन फ्यूचर हो सकता है अदालत में ऐसी भी पेशी हो गई जहाँ बोला जाएगा कि वो तो अपने आप में थे ही नहीं, उनके ऊपर होश में थे ही नहीं, अचेत अवस्था में थे, तो उनको कैसे सजा मिल सकती है। तो यहाँ पे यही बता रहे कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपने क्या किया है। तब कभी-कभी आपको लगा अरे मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो ये वैसे ही होता है जब आपके ऊपर संचित दुख बहुत ज़्यादा आपको हावी कर लेता है, तब आप अपना कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। आपको तब सही, गलत, अच्छा, बुरा कुछ नहीं समझ में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आप उस समय वर्तमान में नहीं हैं, आप उस समय सजग नहीं हैं, आप उस समय अपना आप खो देते हैं। इसीलिए ज़रूरी है संसार में सभी मनुष्य को चैतन्य व्यक्ति के रूप में विकसित होना, ताकि हम जब भी कुछ ऐसा हो, कभी सामने वाला बोल रहा है, किसी भी चीज़ से आपका संचित दुख हावी हो, तो आप उस समय चैतन्य अगर रहे तो आप फ़ील कर सकते हैं। उस समय आप शांत रह सकते हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उस समय रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब आप उस समय साक्षी भाव में रहें, जब आप उस समय चैतन्य अवस्था में रहें। अगर आप बेहोशी में रहेंगे, आपको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर किसी और चीज़ का कंट्रोल है, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे उस चीज़ को? और जो नहीं हो रहे हैं, जो चैतन्य अवस्था में नहीं आ रहे हैं, जो इन चीज़ों को लगता है यार ये सब मेरे लिए नहीं है, ये सब तो बहुत भारी चीज़ है, ये सब तो कोई साधु महात्मा लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बता रही कि जो नहीं हो रहे हैं, उन्हें अपनी अचैतन्यता के परिणाम भुगतना ही होंगे, जिसे हम कर्मा नाम देते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हम अपने लाइफ में चूज़ करते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है आपको अच्छी ना लगे। मैं फास्ट तो नहीं चल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रही है ना? यस रूप जी। ओके, थैंक यू। यस। तो अचैतन्यता से पैदा होने वाले दुख भी विकास क्रम का ही एक हिस्सा है।
जब आप दुख के अनंत चक्र को और नहीं सहन कर पाते हैं, तब आप जागना शुरू करते हैं। तो कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि अचैतन्यता से पैदा होने वाली जो दुख हो रही है, जो दर्द उठ रही है, जो हमें लग रहा है कि कहीं कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या करूं? ये भी आपको विकास क्रम का ही एक हिस्सा है। हम लोगों ने योर सोल लेसन्स, योर सोल्स लव में इस चीज को बहुत अच्छे से समझा कि कुछ भी इनजस्टिस नहीं है आपके जीवन में। जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपको जगाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो कोई विक्टिम नहीं है, बस आपकी सोच है। अगर हम सोचते हैं कि मैं विक्टिम, मैं विचारी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप विक्टिम है। अगर उसे ही आप समझे कि ये कुछ ना कुछ मुझे सिखाने के लिए आई है, इससे मैं हर दिन आगे बढ़ रही हूँ, तो वो आपका विकास बन जाता है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि अचेतनता आपको विकास के लिए आया है। तो जब ऐसा होता है कि असहनीय दुख, अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, तब वो मोमेंट आपके जीवन में आती है, तब आप जागना शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग तभी ध्यान में आते हैं, तभी इन सब चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, काउंसलिंग लेते हैं कि मैं ऐसे में क्या करूं। उससे पहले हम अपने बिजी शेड्यूल, घर, परिवार, बिजनेस, रुपया कमाना, सब चीज में बहुत व्यस्त रहते हैं, तब तक हमें समय नहीं रहता। लेकिन ऐसा कुछ होता है तो हम चीजों में से समय निकालते हैं, अपने लिए ठहरते हैं, बैठते हैं, अंदर जाते हैं। तो इसीलिए संचित दुख का भी आवश्यक स्थान है। तो दुख को भी इस तरह से ना सोचे कि ये किसी का बुरा कर्मा है इसलिए उसे ये मिल रहा है, या फिर मेरा बुरा कर्मा है, मैंने कौन सा पाप किया था, मेरा तकदीर हमेशा खराब है। तो ये सब जो चीजें हैं, इन सब से हमें बाहर आना है। तो फ्रेंड्स, जब संचित दुख का जो चश्मा जब हम लगाते हैं, जब हम इसे पहनते हैं, तो क्या होता है, हम दुनिया को उसी नजर से देखते हैं। बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी है, जब आप येलो कलर का चश्मा लगा रहे हैं तो आपको बाहर सब चीज येलो दिखेगी। ग्रीन कलर का चश्मा लगा रहे हैं तो आपको बाहर सब चीज ग्रीन दिखती है। ठीक इसी तरह जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी हमारी धारणाएं हैं, हम उसे इतना, हमारे लिए वो सच हो जाता है कि हम उसी नजरों से दुनिया को देखते हैं और हमारे लिए वही रियलिटी हो जाती है। कोई अगर सोचता है कि हर कोई मुझे यूज ही करता है, किसी को जरूरत पड़ता है तो ही मेरे से बात करते हैं, तो उसे हमेशा, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, इसीलिए वो उनकी ही फीलिंग को वैलिड करने के लिए ऐसे ही बाहर से लोग, ऐसे ही सिचुएशन वो और आकर्षित करते हैं। लेकिन हम उसे नहीं समझ के हम क्या करते हैं, देखा मैं तो हमेशा जानती थी, लोग तभी मुझे याद करते हैं जब उन्हें मेरा काम पड़ता है। तो ये क्या है, चश्मा। तो आप जो मान्यता मानते हैं, जो आप सोचते हैं, आप जीवन में वही एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम क्या होता है, हमारे जो नेगेटिव डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस किस लिए होती है, क्योंकि हम अपनी भावना, अपने विचार के साथ इतने ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, तो वो हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। जबकि हम अपनी भावना, अपने विचार को हम सोच सकते हैं कि मुझे इस समय क्या सोचना है, मुझे ऐसा कैसे महसूस करना है, एक रोल से दूसरा रोल में हम, मुझे कब शिफ्ट होना है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हम इतने ज्यादा जब कुछ दुखी हो रहे हैं, हम नहीं बाहर आ पाते हैं, हम उसी में और गहरे और डूबते जाते हैं और डूबते जाते हैं। तो हम अपनी भावना, हमारे विचार से बहुत ज्यादा फंसे गए, एक चक्रव्यूह के जैसे हम अटक गए। और इसी को तोड़ने के लिए जो 60 से 70 हजार थॉट्स एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में दिन भर चलती है, और वो कंटिन्यू टेप चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और हम उससे एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, पागल से हो जाते हैं। और डिप्रेशन तो आजकल, जैसे पहले नॉर्मल सर्दी खांसी होती थी, वैसे आजकल डिप्रेशन जो हो रहे हैं, तो ये इन्हीं की वजह से। और ये सब से बाहर आने के लिए जब हम अपने अंदर जाते हैं, सांसों के साथ जुड़ते हैं, तब उन थॉट्स को, उन विचारों को देख पाते हैं। और धीरे धीरे हमारे थॉट्स,
जो नकारात्मक विचार है, जो हमारे काम के नहीं है, वो धीरे-धीरे छँटना शुरू हो जाता है। तब हम जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हम क्रिएटिविटी है, वो सब हमारे रह जाते हैं। तब हम एक अंदर पीस फ़ील करते हैं, शांति फ़ील करते हैं, एक ठहराव महसूस करते हैं। तभी हम बोलते हैं ना, ध्यान करो, अपने अंदर अपने साथ समय बिताओ। इसीलिए इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने विचारों द्वारा अपने संचित दुःख को हम पोषण देते हैं। आपका जो संचित दुःख है, आप चाहते नहीं है कि वो आपके साथ रहे या आप उससे भागना चाहते हैं। लेकिन जो आप बार-बार ये महसूस कर रहे हैं, बार-बार उसको वैलिडेशन दे रहे हैं, लोग मुझे यूज़ करते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होता है तभी मुझे कॉल करते हैं, तभी उनको मेरी याद आती है। तो क्या कर रहे हैं? हम उन्हें ऐसे विचारों से, ऐसे इमोशंस से उन्हें और खुराक दे रहे हैं। तो बोलते हैं ना, हर इंसान के अंदर 2 तत्व हमेशा सबके अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव, असुरीय या दैवीय तत्व। हम जिस चीज़ को खुराक देते हैं वो हमारे अंदर बढ़ता है। राम भी हम और रावण भी हम। ये हमारी कॉन्शियस चॉइस है कि हम राम को बढ़ाएँ या रावण को बढ़ाएँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये जानना है कि रावण मेरा ही हिस्सा है। कोई बाहरी कैरेक्टर नहीं है जो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन मुझे इस राम तत्व को बढ़ाना है। लेकिन हम अगर हमेशा रावण को फ़ीड कर रहे हैं, उसी इमोशन में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर वो ही बढ़ता जाता है। वो बढ़कर एक विशाल रूप बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक लेडी उनके पास आती है काउंसलिंग के लिए। उनका बताते हैं कि वो जब आती है तो एक उनके चेहरे पे एक झूठा मुस्कान देख के उनको समझ में आ जाता है कि ये अंदर से तो दुखी है, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा रही है। फिर थोड़ा देर बाद बातचीत करते-करते उन्हें समझ में आता है कि उनके साथ बचपन में बहुत ही उनके फादर से मिसबिहेव के कारण वो बहुत दुखी है। तो उनको वो प्रोसेस कराते हैं और प्रोसेस में वो उनके क्या करते हैं कि उन्हें बोलते हैं कि आप अपने, हम लोग अगर समय रहेगा लास्ट में ये प्रोसेस करेंगे एक बार सभी कोई, और अभी एक बार समझते हैं कि वो क्या करते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम उसे और फ़ील करो, उस दुःख के साथ बने रहो, महसूस करो। तो उस लेडी को लगता है, ये क्या? मैं तो यहाँ दुःख से बाहर आने के लिए आई थी और ये कैसे काउंसलर है, ये मुझे बता रहे हैं कि आप उस दुःख में बने रहो, उसे महसूस करो, उसे फ़ील करो। तो उन्हें पहले तो बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही है, उन्हें लग रहा था कि मैं भाग जाऊँ, आँख खोल लूँ। क्योंकि हम सबको हमेशा क्या होता है, हम कोई भी चीज़ इस तरह के जब थेरेपी लेते हैं, कुछ करते हैं, हमें हमेशा गुड फीलिंग चाहिए होती है। जैसे ही कुछ हमें अपने अंदर काम करने का बारी होता है, हम भाग जाते हैं। हमें लगता है हमारे लिए ज़्यादा सरल है, कोई हमारे लिए हीलिंग कर दे, कोई हमारे लिए कुछ और कर दे, तो ज़्यादा बेटर है। हमें कुछ नहीं करना पड़े, हमें रोना ना पड़े, हमें दुःख को नहीं झेलना करे, हमें ये सब चीज़ फेस नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें समझना होगा कि आपको भूख लगी है तो खाना, आपके खाने से ही आपका पेट भरेगा। कोई और अगर आपके बदले खाना खाएगा तो उनका पेट भरेगा, आपका नहीं। ठीक इसी तरह आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, उसे आप ही ठीक कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उससे भागने से नहीं, उसे जब हम महसूस करें, उसके साथ बने रहें, उसे स्वीकारें, तभी हम उससे बाहर आ पाते हैं। तो संघर्ष करने से नहीं, बल्कि उसमें चैतन्यता का प्रकाश लाकर हम उसे बाहर आ सकते हैं। चैतन्यता का प्रकाश मीन्स देखें कि दुःख मुझे कैसा फीलिंग दे रही है, मुझे क्या महसूस करा रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है। तो जब आप बने रहेंगे, देखेंगे, जैसे हम बच्चों को बचपन में डराते थे ना, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। बच्चा तब तक डरता है, किसी दिन बच्चा जब बोलता है कि अच्छा आ जाने दो, आज देखते हैं, तो आप उसको डराना बंद कर देते हैं। ठीक इसी तरह ये जो संचित आपका दुःख है, वो आपको डराना बंद कर देता है। तो यहाँ के इसके बाद क्या हुआ, वो लेडी थेरेपी लेके जब वो चली गई और आखिर में उनको ऐसा फ़ील भी हुआ, जैसे वो करते-करते वो बहुत ही रोने लगी ज़ोर-ज़ोर से, और उनको महसूस हुआ, उन्होंने कहा भी कि मुझे लग रहा है कि मेरे
आसपास जगह बदल रही है, खाली स्पेस महसूस हो रही है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये उन्हें महसूस हुआ कि हाँ, मुझे अंदर से कुछ रिलीज़ हुआ, जब मैंने उसके साथ बना रहा, मैं उसको स्वीकार करी। तो जब वो लेडी अपना थेरेपी लेके वहाँ से चली गई, ऐसे में जो ऑथर है एकहार्ट टोले, उनके एक फ्रेंड वहाँ आते हैं उसी रूम में। और जैसे हम लोगों ने पहले ही समझा कि सबकी एक ऊर्जा रहती है, हर चीज़ की। अगर वो इंसान वहाँ प्रेज़ेंस नहीं भी है, फिर भी एक ऑरा, एक ऊर्जा। तो उन्होंने आते ही उनको कुछ नहीं पता कि इस रूम में क्या हुआ। उन्होंने आते ही कहा कि यहाँ की ऊर्जा बड़ी भारी-भारी लग रही है, धुंधली लग रही है, क्या हुआ था यहाँ पे? जल्दी-जल्दी खिड़की खोलो, कुछ अगरबत्ती जलाओ। उन्हें बहुत ही ना वहाँ बेचैनी फ़ील हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो जो उन्होंने अपना संचित दुःख का जो एनर्जी को रिलीज़ किया था, वो वहाँ चारों ओर फैली हुई थी। उसे वो सेंस कर रहे थे। तो फिर वो ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाए, वो वहाँ से फटाफट ऐसे बोल के करके एक बेचैनी होके वो वहाँ से भाग गए। अब जो ऑथर थे, उनको भूख लग रही थी, तो वो वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ रेस्टोरेंट में जाके वो खाना खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। तो वहाँ देखते हैं सामने से एक आदमी बैठा हुआ है, जो उनको देखता है और देखने के बाद पता नहीं उनको अचानक से क्या होता है, वो अ, जो वेटर रहता है वो उनका बिल लेके आता है और वो अचानक उन पे बहुत भड़क उठता है कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं था, तुम लोग फालतू के पैसे ले रहे हो, बहुत ही बेकार खाना था। तो वो उस वेटर को भी गुस्सा आता है, वो भी बोलता है कि जब आपको खाना अच्छा ही नहीं लगा तो आपने खाया क्यों? तो ऐसे करके दोनों में बहुत लड़ाई और बहुत बहसबाजी होने लग गया। तो ये जो ऑथर है अपना अ, एखार्ट टोले, वो वहाँ बताते हैं कि वो हर चीज़ को महसूस कर रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है? वो फ़ील कर रहे थे कि वो महसूस कर रहे थे ये जो लड़ाई से जो एक ऊर्जा रेडिएट कर रही है, वो अपने शरीर में, अपनी कोशिकाओं में उससे प्रवेश करता हुआ महसूस कर रहे थे। और वो पूरे जागरूक थे, अवेयर थे कि क्या हो रहा है। बाहर ये सब हो रहा है लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह अपने अंदर था। वो पूरे सघन प्रेज़ेंट में बैठे रहे। उस ड्रामा में, उस रोल में, उसमें जजमेंट नहीं करते हुए वो अपने अंदर क्या हो रहा है, प्रेज़ेंस में थे। तो वहाँ वो देख रहे हैं कि ये भी उनको महसूस हुआ, पक्का भी हुआ उनको कि जो अलग-अलग दिख रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये आप है, वो वेटर है, वो आदमी है, लेकिन कहीं न कहीं सबके संचित दुःख का तार एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। और वो कहते हैं कि शायद वो लेडी का वो संचित दुःख की जो ऊर्जा जो उनके फ्रेंड को फ़ील हुई थी, वो उनके पीछे-पीछे आ गया था और वो आदमी जब उनको देखा, वो ऊर्जा उन तक पहुँच गई और उनके अंदर की जो संचित दुःख है वो ट्रिगर हो गई। और इसलिए वो अचानक से गुस्सा करने लग गए, अचानक से चिल्लाने लग गए। और जो सेम फ्रीक्वेंसी में जैसे वो वेटर उसके अंदर भी कोई संचित दुःख है, तो वो भी उनके अंदर ट्रिगर हो गया, तो दोनों आपस में लड़ पड़े और ये कंटिन्यू चलता रहा। तो यहाँ बता रहे हैं कि सब संचित दुःख वाले, सब एक फ्रीक्वेंसी के लोग जो हैं, सब आपस में एक तार से, एक फ्रीक्वेंसी से, एक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से वो बताते हैं कि हम अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन सब एक एनर्जेटिक फील्ड में बंधे हुए हैं। इसके बाद वो पैरेंटिंग के ऊपर बहुत सुंदर यहाँ बताते हैं कि बच्चों को लेकर हम जो बहुत सोचते हैं कि कैसे हम बच्चे को बड़ा करें, कैसे हमारे बच्चे के अंदर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम बहुत चैलेंजेस हम भी फेस करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब बच्चा हुआ छोटे से सब बोलते थे और थोड़े दिन का बाद और थोड़े दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं फ़ील कर रही थी कि जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा है, चैलेंजेस और बढ़ते जा रहा है कि पहले गुस्सा करना, फिर किसी भी तरह से नहीं समझा पा रही हूँ, फिर जैसे टीनेज में आ रहा है तो कुछ भी बोलो तो तुरंत हाइपर हो जाना। तो फिर मुझे भी फ़ील हुआ कि बच्चों को ध्यान कराना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और मैंने अपनी जर्नी वहीं से शुरू की। सबसे पहले बच्चों को सिखाना शुरू किया, जब खुद के जीवन में देखा कि मैं क्या चैलेंजेस फेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग में से जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं,
या फ्यूचर पेरेंट्स है, आप सबके लिए यहाँ बहुत सुंदर उन्होंने विजडम शेयर किया है कि बच्चों में संचित दुख, तो बच्चा ऐसा नहीं कि उसका संचित दुख अभी वो बच्चा है तो कहाँ से आया, तो यहाँ पे वो अपना संचित दुख को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये बताते, चिड़चिड़ापन, उदासी के रूप में, रूठ जाना, खिलौने को गले लगाकर एक कोने में बैठे रहना, चुपचाप अंगूठा चूसना, रोना, सबका अलग-अलग तरीका होता है। कोई बहुत चीखता चिल्लाता है, फर्श पर गलोटे मारता है, चीजें तोड़-फोड़ देता है, तो सबका अपना-अपना एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरह से बच्चा अपना संचित दुख एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो बताता है कि बच्चे के अंदर जो संचित दुख रहता है वो सिर्फ उसका नहीं, हो सकता है उसका भी है, उसके पास्ट लाइफ से आ रहा है या बचपन से आ रहा है, और प्लस घर में जो माहौल होता है वो भी बहुत इफेक्ट करता है उस बच्चे पे। अगर घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं तो वो भी बच्चे के अंदर संचित दुख जनरेट कर रहे, बच्चे पेट में है तभी से बच्चा सारे इमोशंस को फील करना, महसूस करना शुरू कर देता है। छोटा है, हम सोचते हैं ये तो छोटा बच्चा है, ये कुछ समझ नहीं सकता, लेकिन वो बच्चा पूरे घर का जो ऊर्जा है, जो अगर पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में किसी चीज को लेके कुछ फाइनेंशियल कुछ चैलेंजेस है, सब कुछ बच्चा फील कर सकते हैं। बच्चे को हम लोग सोचते हैं लेकिन बच्चे को हम बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो कभी-कभी आपको लगेगा कि बच्चा अचानक से बहुत रो रहा है, तो यहाँ पे बच्चा अचानक से दुखी है, तो माता-पिता का जो संचित दुख है, बच्चा उसको प्रतिबिंब करता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 7 साल तक के बच्चे, बच्चा अगर बीमार हो रहा है, बच्चा ज़्यादा रो रहा है, बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, वो ज़्यादातर अपनी मम्मी के अंदर जो इमोशन है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जब मैंने समझा, इन चीज़ों को जब मैंने भी समझा कि मेरे पास भी जब पेरेंट्स आते हैं तो ज़्यादातर उन वो क्या शिकायत करते थे कि बच्चे के सामने ये बहुत ही ज़िद्दी है, इसको बहुत ही ये ना रोता है, बहुत ही चिड़चिड़ करता, बहुत ही ये हाइपर है। तो फिर अब धीरे-धीरे मुझे भी समझ में आने लग गया, अब मैं पेरेंट्स को ये बोलती हूँ, बच्चों अब मुझे भी ये फ़ील होता है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को ज़रूरत है। कि वो बच्चे को हमेशा नेगेटिव अफ़र्मेशन देते रहते हैं, तुम ऐसे हो, तुम तो हमेशा खराब ही काम करते हो, तुम हमेशा चीज़ें तोड़ते ही फोड़ते हो। तो एक्चुअली सबसे पहले अगर हम दुनिया में बच्चे को ला रहे हैं, तो हमें कॉन्शियस पैरेंट अगर बनते हैं हम, तो हम बच्चे के साथ कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे एक कॉन्शियस पैरेंटिंग किया जाए, इसके ऊपर हम सजग हो पाते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में ये सब नहीं है। शादी कर लो, बच्चे हो गए, सब बस चलते आ रहे हैं। हमें पता नहीं कि बच्चों को कैसे पालना है, बस बच्चा हो गया, पालना तो है। तो हमें जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, हम भी बच्चों को वैसे ही पाल रहे हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते आ रहे हैं। तो ज़्यादातर हम बच्चे के अंदर ऐसा भी देखते हैं कि उसकी कोई इच्छा पूरा नहीं करते, तो बच्चा आप देखेंगे कि कभी-कभी मार्केट में भी वो मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, वो एकदम देखता नहीं है कि कोई है। और बच्चे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, वो वहीं पे रोना, चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि अगर बच्चा उस समय ऐसा जिद कर रहा है, तो आपको उस समय उसे उसकी जिद बिल्कुल नहीं पूरी करनी चाहिए। चाहे आप उसे वो चीज़ बाद में दें या कुछ दिन बाद में लाकर दें, लेकिन अगर उसके इस तरह के बिहेवियर से आप उसकी चिल्लाने-चीखने से उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो बच्चा क्या समझेगा कि चिल्लाने से, रोने से मेरी इच्छा पूर्ति होगी, तो वो बार-बार ऐसा ही बिहेव करता है। तो इसीलिए बच्चे की हर जिद को हम इस तरह से पूरा ना करें। तो सवाल क्या है? सवाल यहाँ ये नहीं है कि बच्चे को कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हम हैं, दोनों खुद अपने संचित दुःख से क्या हम निपट रहे हैं? क्या हम उससे बाहर कैसे निकले, हमें आता है? क्या हम उसके लिए कुछ स्टेप ले रहे हैं? तो क्या हम उसे अपने अंदर पहचान रहे हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये संचित दुःख है, मुझे इस पे काम करना है, मुझे इससे बाहर आना है। तो फ्रेंड्स, हम अपने पे काम करके अपने अंदर पीस लाकर, अपने अंदर ठहराव लाकर ही हम दूसरे को भी कुछ दे सकते हैं।
हम चाहते हैं कि हम तो जैसे हैं परफेक्ट है, लेकिन बाकी सब ठीक हो जाए। पेरेंट्स बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे ध्यान की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा ठीक से हो जाए, आप उसे ध्यान करवाइए, उसे थोड़ा शांत करवा दीजिए। तो एक तो पेरेंट्स ये भी समझे कि बच्चे हैं तभी वो बदमाशी करते हैं, बड़े होके तो सीरियस हो ही जाते हैं सभी। तो हम चाहते हैं कि छोटे से ही बच्चे एकदम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि बॉन्ड हुआ नहीं कि तुम कलर सीख लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, अगर ये ठीक से कलर नहीं जांच पा रहा है तो इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो बच्चे को उसके लाइफ में खेलने कूदने के लिए उसे फ्री छोड़े हैं, थोड़ा दिन उसे समय दे। तो फ्रेंड्स, बच्चे पर जब संचित दुख हावी हो जाए तब आप उसके साथ सजग रूप से बने रहें। तो ये हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं कि बच्चे के साथ जब ऐसा होता है तब हम क्या करें? तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, उन्हें ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं, उसे कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बच्चा और हाइपर हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। तो वहां बता रहे हैं कि आप कुछ ना करें, सिर्फ सजग रूप से प्रेजेंस में बने रहें और कुछ भी नहीं करें उसके अलावा, ताकि आप उसके प्रति किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया में ना पड़ जाएं। तो आप कुछ भी रिएक्ट करेंगे उस समय, आप उसके इमोशंस में आके, तो वो बच्चे के लिए और अगेंस्ट हो जाएगा। बच्चा कल को फिर आपको बोलेगा मैं कुछ भी करूं, आपको मेरे से हर समय शिकायत रहते हैं, आप हमेशा मुझे ही, अगर 2 बच्चे हैं, आप हमेशा मुझे ही बोलते हैं, उसको नहीं बोलते। तो आप उस समय खुद बिल्कुल शांत रहें, सजग रहें। तो आपकी प्रतिक्रिया से बच्चे का संचित दुख केवल अपनी खुराक लेगा। ज्यादातर पेरेंट्स ये गलती करते हैं हम लोग के, हम रिएक्ट करते हैं, या तो किसी को थप्पड़ मारेंगे, डांटेंगे, या कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो बच्चा है उसको और खुराक मिलती है, उसका जो संचित दुख है वो बार बार यही सब ड्रामा कर करके और खुराक लेके और बड़ा होता जाएगा। तो संचित दुख यहाँ पे शब्दों में भी बोल रहे हैं कि वो बहुत नाटकबाज होते हैं। तो उनके नाटक को आमंत्रित मत कीजिए, उसे बहुत गंभीरता से भी मत लीजिए कि बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते, ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है। तो उसे रहने दे उसके इमोशन के साथ, और फिर आगे क्या करना है वो भी बताते हैं डिटेल में। आपके द्वारा ना कहे जाने पर जब बच्चा भड़क जाता है, ये हम लोगों ने समझा कि उसकी इच्छा की हमें पूर्ति नहीं करनी है, और कोई प्रतिक्रिया ना किए जाने पर भी भड़क सकता है। जब बच्चा देखेगा कि वो आपसे मांग रहा है, वो रो रहा है, फिर भी आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो जब उसका गुस्सा शांत होने रहेगा उससे पहले एक बार वो बहुत तेज फिर से भड़क सकता है। लेकिन आप उससे घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, आप बने रहे, देखिए वो धीरे धीरे अपने आप शांत होगा। और उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये भी पता चलेगा कि ये ड्रामा करके मुझे मेरी जो जिद है वो पूरी नहीं होगी। तो ये आपको एक मैसेज बिना कहे बच्चे को देना है। ये बहुत सुंदर एक मुझे लगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिनके भी आप ऐसा कुछ है फेस करते हैं, किसी बच्चे को आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन दी गई है कि आप जब ये नाटक खत्म हो जाता है, बच्चे का रोना वोना खत्म हो जाता है, उसके कुछ देर बाद या अगले दिन बच्चे से बात कीजिए, जो कुछ भी ये सब हुआ उसके बारे में। लेकिन सावधान रहें कि संचित दुख के बारे में उसे कुछ भी ना बताएं, लेकिन आप उससे प्रश्न कीजिए। तो ये प्रश्न क्या क्या होने चाहिए, तो आप ऐसे प्रश्न बच्चे से कर सकते हैं कि तुम पर ऐसी क्या चीज हावी हो गई थी कि तुम खुद को चिल्लाने से, चीखने से रोक ही नहीं पा रहे थे। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा था? क्या चीज तुम्हें, कैसे वो चीज जो तुम्हारे ऊपर हावी हो रही थी वो तुम्हें कैसे महसूस हो रही थी? तो इन चीजों से ना बच्चा अपने अंदर जाएगा, बच्चे को एक क्लैरिटी मिलेगी, उसे भी समझ में आएगा कि किस तरह से जब ये इमोशंस आए मुझे क्या फील करना है, क्या देखना है, क्या महसूस करना है। तो ये बहुत क्लैरिटी बच्चे के अंदर आएगी। क्या वह एक अच्छा एहसास था जो चीज तुम पर हावी हो गई थी? क्या उसका कोई नाम है? नहीं, अगर वो है तो बताओ, नहीं है तो वैसे बताओ। यदि उसका कोई नाम होता तो वो क्या होता? अगर तुम उसे देख सकते तो वह
देखने में कैसी होती या कैसा होता? क्या तुम उसका चित्र बना सकते हो कि वह किस तरह से कैसा दिखती है? जब तुम उठ के चले गए तो फिर उसका क्या हुआ? क्या तुम सोने चले गए थे? क्या तुम्हें लगता है कि वह कभी फिर से वापस आ सकता है? तो ये सब सवाल आप अवेयरनेस में बच्चे को पूछ सकते हैं बाद में, उस समय नहीं, बाद में, ताकि बच्चे के अंदर एक समझ डेवलप हो। तो ये सारे सवाल पूछने का तात्पर्य ये है कि सवाल बच्चे में प्रेजेंस को और सजगता को जगाएगा। बच्चा जान पाएगा कि मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से देखना है। तो हम एक सुंदर क्लियर चश्मा बच्चे को दे रहे हैं दुनिया देखने के लिए, उसके इमोशंस को समझने के लिए। तो बच्चे के साथ अपने संचित दुख के बारे में बात करना है हमें। अगली बार जब बच्चे पर उसका संचित दुख हावी हो, तो हम कैसे खेल-खेल में बच्चे को बता सकते हैं कि तब आप बोल सकते हैं, "अरे देखो वो फिर से आ गया, देखो वही है ना ये?" तो क्या होता है हम बच्चे के अंदर एक सजगता, एक अवेयरनेस डाल दिए। तो बच्चे के ध्यान इस पर ले जाइए कि वह कैसा महसूस कर रहा है। आपके शब्द याद रखें कि आपके जो शब्द है उस समय जब आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत बार वो आलोचना, निंदा या बच्चे को ऐसा लगेगा कि मम्मी तो मुझे या पापा मुझे ताना मार रहे हैं, ऐसा नहीं फील होना चाहिए, बल्कि उसे उत्सुकता व जिज्ञासा वाला हो। उसे ऐसा एक एक्साइटमेंट फील करे, अरे हाँ, ये वापस आ गया, कैसा महसूस हो रहा है, ऐसा एक्साइटमेंट हो उसके अंदर। तो ऐसा करने से बच्चे के अंदर सजगता बढ़ेगी और हो सकता है आज नहीं बढ़े, इस पल में नहीं बढ़े, अभी तुरंत में नहीं हो, लेकिन आगे जाके आज नहीं तो कल ज़रूर बढ़ेगी। और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि संचित दुःख जो आपके इमोशंस में खा-खा के मोटा हो जाता है, जो आपके साथ ही फिर बहुत ड्रामा करता है, नाटक करता है आपके परिवार के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके साथ, वो दुबला हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा और वो कमज़ोर होता जाएगा। एक दिन उसका अस्तित्व खत्म होने लगेगा। और वही बच्चा सबसे अच्छा तब आपको फ़ील होगा जब वही बच्चा एक दिन आपको बताएगा कि आपका संचित दुःख आप पर हावी हो रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर आपके लिए एहसास होगा कि बच्चा इतना जागरूक हो गया कि वो आपको मार्गदर्शन कर पाएगा कि देखो मम्मी, पापा आपके ऊपर आपका संचित दुःख हावी हो रहा है। तो बच्चे के अंदर इस तरह की सजगता बढ़ाने से हम इन चीज़ों को नोटिस कर पाएँगे। तो सारे ही दुःख जो है संचित दुःख नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ मेरे पास्ट लाइफ से हो रहे हैं या फिर कुछ मेरे जो भी है जो मेरे बचपन से आ रहे हैं, सारे ही मेरे पहले के नहीं हैं। तो यहाँ बताते हैं कि जब आप वर्तमान में नहीं होते हैं, जब आप जागरूक नहीं होते हैं, तब भी आपके दुःख बनता है, तब भी हमारा कर्म बनता है, नए संचित दुःख बनते हैं। तो जब हम अपनी मान लीजिए अवेयरनेस ड्रॉप हो रही है, कोई आकर कुछ बोला या कुछ ऐसा हुआ, आप उस इमोशन के ट्रैप में फँस गए और आपने भी रिएक्ट कर दिया, तो आपके भी नए कर्म बने, आपके एक दुःख का और एक कॉपी खुल गया, तो इस तरह से नया खाता बन जाता है। तो फ्रेंड्स, जो है इस पल में है, ना पास्ट में है, ना फ्यूचर में है। इस चीज़ को हम बार-बार सुनते हैं, लेकिन इस किताब के द्वारा जितना सुंदर से उन्होंने बताया है कि वर्तमान में रहने की ज़रूरत क्यों है? हमारे जो मन को जो ड्रामा करने की आदत है, क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर पास्ट में रहते हैं। पास्ट में मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे बचपन में मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे साथ हमेशा खराब बिहेवियर होता है, मैं किसी के लिए कितना भी करूँ मुझे अप्रिशिएट नहीं मिलता है। या तो हम उस संचित दुःख में दुखी होते रहते हैं या फ्यूचर में कल को क्या हो जाएगा, कल अगर मेरा बिज़नेस बंद हो गया, कल किसी का देहांत हो गया, कल अगर उनका साथ छूट गया, तो हम इन दोनों झूले में झूलते रहते हैं। तो वर्तमान में आएँ, इस पल में आएँ। तो जिसके अंदर संचित दुःख भरा रहता है, वो विक्षुब्ध तथा उद्विग्न होने का क्रोध, दुखी व भयभीत होने का, ठेस लगने का कोई ना कोई कारण ढूँढ लेता है। तो एक दुखी इंसान
बार बार दुखी होने का कारण ढूंढ लेता है। आप देखेंगे कोई इंसान, आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो जबरदस्ती आके चिल्ला रहे हैं, जबरदस्ती कुछ ऐसा करते हैं ताकि कोई सीन क्रिएट हो, जाकि वो चिल्ला पाए। क्यों? ताकि वो उनको खुराक मिल सके, उनको अच्छा फील होता है, उनका जो संचित दुख उससे उनको अच्छा फील होता है। तो सामान्य बात दुख और नाराजगी का कारण, कभी कभी आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे क्यों गुस्सा हो गए? तो जो आपके लिए, मेरे लिए बहुत सामान्य बात है, लेकिन जिनके अंदर वो संचित दुख है, उनको वो भड़कने के लिए एक छोटी सी बात, एक मामूली बात उनके लिए दुख का कारण बन सकता है, नाराजगी का कारण बन सकता है, रिएक्ट करने का कारण बन सकता है। तो क्रोध, दुख व गुस्सा का असली कारण वे खुद ही होते हैं, लेकिन हम लोग सभी कोई अगर देखेंगे, ज्यादातर हम क्या करते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं और प्रैक्टिस से ये चीजें आते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, उसके कारण ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए मैं भड़की, इसलिए मैं भड़का, उसने ऐसा मेरे साथ बिहेवियर किया, इस वजह से मेरे साथ ये चीजें हुई। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर बोल दिया और आपके साथ ऐसा हुआ। तो जैसे कि अगर आप ऐसा बोलते हैं, मान लीजिए एक संतरे है, उसको अगर हम लोग निचोड़ेंगे, संतरे से ऑरेंज जूस ही निकलेगा, ऑरेंज से एप्पल जूस नहीं निकल सकता है। तो आपके अंदर अगर संचित दुख है तो ही आपको वो ट्रिगर कर रहा है, अदरवाइज हम ट्रिगर होंगे ही नहीं। जो चीज हमारी है ही नहीं, उससे हम क्यों ट्रिगर होंगे, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले। और ऐसे में हम क्या करते हैं, पिछली सारी बातों को वापस उठाकर ले आते हैं। जो भी पिछला बातें हुई, जो कुछ भी हुआ, वो सबको हम उठाकर खींच कर ले आते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे घर में जब भी ऐसा कुछ होगा, पूरा आपकी पास्ट की हिस्ट्री वापस आ जाएगी। तुम हमेशा ऐसे करती हो, तुम हमेशा भूल जाती हो, आप तो ऐसे ही हमेशा करते, मैं जब भी कुछ लाने के लिए बोलती हूँ आप लाते ही नहीं है। तो ऐसा पुराना आज का बात हुआ, लेकिन आप अब तक का सारा बात ले आते हैं खींच के। तो संचित दुख और अहम में घनिष्ठता रहा करती है, उन्हें एक दूसरे की जरूरत रहती है। बहुत सुंदर और बहुत डीप बात है ये। हम लोग जो 2 चैप्टर में समझे अहम को लेकर, कि हमारे अंदर ये अहंकार कि मैं कुछ हूँ, मैं रूप हूँ, मैं रोहन हूँ, मैं संजना हूँ, हमारे अंदर हमारी जो ये बड़ा बड़ा अहम है, हम जो अपने आप को ये शरीर मान के रहते हैं, और मेरे साथ उसकी कैसी हिम्मत, उसने मेरे से ऐसे बात किया या उसने ऐसे किया, इस वजह से हमें और ज्यादा हमारे अंदर तकलीफ होती है। और इसी वजह से संचित दुख और हावी होता है, जहां ये मैं आ जाता है, ये अहम हावी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अहम जब हावी होता है, जो कुछ आप देख रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं, वो घटना या परिस्थिति नहीं होती है जो कि है, बल्कि वो होती है जो तस्वीर आपके अंदर बन गई होती है। यानी आपको वही दिखता है जो आप देखना चाह रहे हैं, वो नहीं देख पाते हैं जो कि रियल में है। जैसे हम लोग देखते हैं ना आजकल 5D 4D, एक थिएटर वगैरह में आप जाके लगा के देखते हैं तो सब कुछ आपको रियल लगता है। आपको लगता है कि जब बारिश हो रही है, आपके ऊपर छींटे गिर रहे हैं, कुछ मारने को आ रहा है, तो आपको लगता है कि आपको जैसे सच में खा जाएगा। तो वो रियल नहीं है, लेकिन आपको उस समय वो रियल फील होता है। ठीक इसी तरह आपके अंदर जो स्टोरी है, आपके अंदर जो मान्यता है, वो आपके लिए इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसी नजरिया से ही सब कुछ देखते हो, और उसी हिसाब से आप प्रतिक्रिया भी करते हो, रिएक्ट करते हो। यही तो संचित दुख चाहता है, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी रिएक्शन, ये उसकी जरूरत है। तो ये बहुत सुंदर चीज है, इसे हम गौर करें जब भी आप रिएक्ट करते हैं, कि ये आपकी संचित दुख की जरूरत है। इसी से वह अपनी खुराक लिया करता है, इसी पर वह फलता है, फूलता है, इसी से वो बड़ा होता है। तो प्रतिक्रिया द्वारा बहुत बड़ा कर देते हैं हम छोटी सी छोटी चीज को। आप अपने ही नरक में गिरफ्त में रहा करते हैं।
तो स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, हमारी मनोस्थिति। हम अपने ही नरक में फंसे रहते हैं और प्रतिक्रिया द्वारा चीजों को बहुत बड़ा कर देते हैं। इसी के ऊपर एक मूवी है ट्रू मैन शो। तो ये एक मूवी जिसमें अगर देखते हैं आप इसे समझेंगे कि एक बच्चा जो बड़ा होता है छोटे से लेके बड़ा, और उसे उसकी लाइफ पूरी रियल लगती है। उसे लगता है कि मेरा जीवन ये है। एक दिन अचानक जब वो बड़ा होता है, उसे पता चलता है कि वो एक कैरेक्टर है, एक शो चल रहा है लाइफ जिसका वो कैरेक्टर है, और उसी के ऊपर ये आधारित है ये जो शो है। तो उसे अपनी पूरी जीवन उसको झूठी लगने लगती है। वो देखता है कि जो वो मून देखा करता था वो भी नकली है, जो वो स्काई देखा करता था वो भी नकली है। वो जो जो कुछ भी करता था उसका एक एक चीज लाइव टेलीकास्ट होता था, क्योंकि वो बचपन से लेके बड़े होने तक का उसका मूवी, वो जो जैसे बिग बॉस चलता है ना कि हर टाइम एक कैमरा आपको देखती है, ठीक उसी तरह बचपन से लेकर वो कैसे ग्रो करता है, कब क्या इमोशन फील करता है, कब वो बाथरूम जा रहा है, कब वो उठ रहा है, सब कुछ उसका लाइव टेलीकास्ट होता था। लेकिन उस बच्चे को, उस लड़के को नहीं पता था। लेकिन जब वो बड़ा होता है एक दिन उस मैट्रिक्स से वो बाहर आ पाता है, देख पाता है, तब वो देखता है कि मैं जो सोच रहा था, मैं जो कर रहा था, ये सब झूठ था। मैं वही देख पा रहा था जो मुझे दिखाया जा रहा था। और यहाँ हमारे साथ हो रहा है कि हम वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो एक संचित दुख वाले व्यक्ति दूसरे के अंदर के संचित दुख को छेड़ देता है, झकझोर देता है, जगह देता है। तो क्या होता है कि जब ऐसे दो इंसान मिलते हैं जिसके दोनों के अंदर बहुत संचित दुख है, और आप देखेंगे कि कोई संचित दुख वाला है, अगर आप अपने फैमिली में भी देख रहे किसी की ऐसे बात से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपको बहुत, आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, तो ज्यादातर हम सामने वाले के साथ ब्लेम कंप्लेन गेम में चले जाते हैं। उस समय आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप देख सकते हैं कि मेरे अंदर वो कौन से इमोशन है जो मुझे ट्रिगर कर रही है, जो मुझे हर्ट कर रही है, और उसको आप देख के आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो जब आप वर्तमान में रहते हैं, आपका साक्षी भाव सामने वाले के जो संचित दुख है उसे उससे बाहर निकलने में जादू की तरह काम करता है। तो जब कोई ऐसा इंसान रिएक्ट कर रहा है, तब अगर आप भी रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों उस मैट्रिक्स में फंस गए। और एक इंसान उस समय ये चूज करे कि आप साक्षी भाव में रह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि ये आपको कैसा महसूस कर रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके वाइब्रेशन में क्या बदलाव आ रही है। तो आप चीजों को बिना जजमेंट, हम क्या करते हैं उस समय जज करते हैं, ये तो अभी इसी तरह के है, नहीं समझते हैं, या फिर इनके अंदर बहुत ज्यादा ही कर्मा एक्टिवेट हो गया है, या फिर इनका बहुत ही खराब एक्टिव कर्मा होगा, अलग अलग तरीके से, या फिर हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अभी बेबी सोल होगा। तो इस तरह की बातें हम समझने जजमेंट में चले जाते हैं। तो विदाउट जजमेंट सिर्फ साक्षी बने रहें उसके प्रति। एक यहाँ पे और बताते हैं कि एक बार उनका एक पड़ोसी जो उनको रात को फोन करती है और बोलती है कि मुझे आपके साथ बात करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो बात इस तरह से करती जैसे कि बहुत कुछ हो गया हो, और उसी समय उनके पास आके बैठी थी है और अपने सामने, उनके सामने पेपर्स वगैरह फेंक देती है। तो उनको ऐसा लगता है कि उस लेडी को ऐसा फील होता है कि बहुत कुछ बात, बड़ा बात है, लेकिन वो कुछ भी बोल रही थी, लेकिन इकहाट टोले जो थे वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे उनकी बात पे। उसकी व्यथा कथा को सत्य कथा होने की कोई पुष्टि नहीं दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, इन चीजों से, इन पॉइंट से हम भी अपने अंदर देख सकते हैं कि हमारे साथ जब डे टू डे लाइफ में होते हैं हम क्या करते हैं और हमें क्या करना सही है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर पुष्टि देते हैं, हाँ हाँ ये तो तुम्हारे साथ गलत हुआ, उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा करना चाहिए था। तो ये किसी चीज को कोई हाँ भी नहीं बोल रहे थे, ना भी नहीं कर रहे थे, कोई अपनी तरफ से पुष्टि नहीं दे रहे थे। उसके मन को संचित दुख को, ना विचारों की ना भावनाओं की खुराक उन्होंने दी।
कुछ पल वह जो भी अनुभव कर रही थी उसे अनुभव करने दिया, कोई बिना हस्तक्षेप किए। किसी के साथ प्रेजेंट रहना, अपने पूरे वजूद के साथ रहना, कुछ कहने या कुछ करने की अपेक्षा कई ज्यादा सशक्त है। हम सोचते हैं कि हम कहीं बैठे हैं तो वहां हमें, अगर वो टॉपिक हमारे लायक नहीं है या हम जानते नहीं है, फिर भी हम हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम बहुत बार किसी थर्ड पर्सन के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं। तो यहाँ कितना अच्छा चीज बता रहे हैं कि वहां आप सिर्फ प्रेजेंस में रहे, साक्षी बने रहे। जरूरी नहीं है आपको बोलना ही है, और आप जो बिना बोले, जो आपकी प्रेजेंस उस उनकी ऊर्जा को सपोर्ट करती है, उनके अंदर कुछ सकारात्मक चेंजेस लाने का हो सकता है, एक माध्यम बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो अलाउ करे, वो स्पेस को बनने के लिए, उस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए अलाउ करे। कई ज्यादा प्रभावशाली है आपकी प्रेजेंस, सिर्फ बने रहने। और ऐसा जब हुआ, वो लेडी ने दूसरे दिन उनको बोला कि आपने मेरे पे ऐसा क्या किया, मैं कई सालों बाद बहुत शांति से सोई। जबकि उन्होंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं प्रेजेंस रहा। तो उनके अंदर एक एक आयाम खुली कि ऐसा तो कुछ होता है कि जब मैं कुछ बिना किए, वो इंसान ने उनको कुछ नहीं बोला, कुछ ज्ञान नहीं दिया, फिर भी उनके अंदर एक आयाम ऐसे खोली और उनको एक पीसफुल नींद आई। और उनको समझ में आया कि वो मैटर इतना भी बड़ा नहीं था जितना वो कर रही थी। उन्होंने खुद ही कहा कि वो मैटर शायद इतना बड़ा नहीं था ना जितना मैं सोच रही थी। तो फ्रेंड्स, जैन बहुत सारे कल्चर में अलग अलग नाम देते हैं इसको। कोई ताओ बोलते हैं, कोई इसको प्रेजेंस को, जैन में इस प्रेजेंट को सतोरी कहा गया है। तो इस मोमेंट को इस सतोरी मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत जन बहुत कुछ करते हैं या बहुत अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। तो अपने पूरे वजूद के साथ कैसे मिलता है ये सटोरी, ये जो मोमेंट है, अपने पूरे वजूद के साथ उपस्थित रहने वाला पल, अपने सिर की आवाज से, अपने विचारों के सिलसिले से, अपने शरीर पे पड़ने वाले भावना रूपी प्रभाव से सबसे बाहर निकल आने का पल, विचार और भावनाओं के परे आंतरिक स्पेस। तब आप महसूस कर सकते हैं उस आंतरिक स्पेस को। मन जो विचारों की घोड़ों पर सवार होकर दौड़ता रहता है, समझ नहीं सकता है कि प्रेजेंस क्या होती है। उसे ये एहसास होता है कि प्रेजेंस क्या है, शांति क्या है, अपने अंदर वो खाली स्पेस क्या होती है। तो प्रेजेंस की शांत अवस्था में ही आप महसूस कर सकते हैं कि स्वयं आप में और दूसरे में भी निराकार सार एक ही है। जो हम दूसरा मानते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब हम एक ही है। सब में वही तत्व है जो मेरे में है। तो स्वयं में और दूसरों में इस उस एकत्व को जानना ही सच्चा प्रेम है, सच्ची करुणा है। प्रेम ये नहीं है सिर्फ आई लव यू बोलना। तो प्रेम क्या है, ये जानना कि मैं, आप, कोई भी अलग नहीं है, सब एक है। और यही सच्चा करुणा है। तो जो हमारे बचपन से देखते हैं हम, किस तरह से और कहाँ से हमारी ये संचित दुख हावी होते हैं हमारे पर। तो देखेंगे आप बड़े होकर भी, ये जो बचपन में हम देखते हैं अपने घर में आर्थिक समस्या से जुड़ी कोई बातें हो रही है, कोई चैलेंजेस हो रही है, वो बच्चे का क्या होता है, वो जब बड़ा भी हो जाता है, जैसे ही कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, उसका संचित दुख हावी हो जाता है, भड़क जाता है। वो बेवजह अपने स्टाफ पे, अपने कोई उनको किसी के थ्रू काम हो रहा है, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डर आ जाता है, वो बचपन का डर, वो बचपन का संचित दुख उनके ऊपर हावी हो जाता है। किसी बच्चे को अगर बचपन से उदासीनता मिली हो, मम्मी पापा से उतना उसे प्यार नहीं मिला हो, मम्मी पापा रहे लेकिन अपने काम में बिजी थे, तो बच्चे को नेग्लेक्ट फील किया हो, तो वो बच्चा क्या होता है, बड़े होके ऐसा होता है कि अपने पार्टनर से इतना ज्यादा अटैच होता है कि अगर देर से घर आई तो, या घर आया, उसमें वो एकदम चिंतित हो जाते, हाइपर हो जाते, क्या हो गया, फोन नहीं लग रहा है, या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, या किसी कारण से वो दूर चले जाते हैं, तो उनका संचित दुख हावी हो जाता है, भड़क जाता है। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो कैसे भी उसे चाहते हैं
कि ये जो मुझे मिली है या ये जो मुझे मिला है, ये बस मैं इसे अपने साथ बांध के रखूं, ताकि वो बचपन का वो फीलिंग मुझे फिर से मुझे फेस नहीं करना है। कोई अनचाहा बच्चा जिसे माँ का प्यार नहीं मिला, ऐसे में क्या होता है, वो जब बड़ा होता है, ज्यादातर ऐसे होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा बच्चा क्या करता है, वो ज्यादा फीमेल्स के साथ और करीब जाता है, या फीमेल है तो मेल्स के साथ, ताकि उसे वो फीलिंग मिले जो उसे मम्मी से या पापा से नहीं मिला हो। ज्यादा फ्लर्ट करने का उसको होगा कि किसी भी तरह से वो बस उस भाव को, उस फीलिंग को पाते रहे। लेकिन जैसे ही उसे कोई लड़का या लड़की ऐसा मिलेगा जो सच में उसके साथ रिलेशन में आना चाहेगी या उसे सच्चा प्यार देगी, उसे बंधन में बांधना चाहेगी, वो नहीं करेगा, वो नहीं आएगा, नहीं कमिटमेंट में आएगा, वो उसे तोड़ देगा। उससे बाहर आने के लिए वो उस रिश्ते को खराब कर देगा, क्योंकि उसको वो नहीं चाहिए, उसे बस ऐसा फीलिंग में आते रहे, इसके लिए वो कंटिन्यू अलग तरह से ही उस तरह से बिहेव करते रहेगा। किसी के साथ अगर शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुआ है, बहुत बार ऐसे इसमें जो बताया है, एक फादर थे वो अपनी डॉटर के साथ करते थे, तो वो फीमेल क्या होता है, जब बड़ी हो जाती है, वो किसी के साथ भी जब फिजिकल होती है, इंटीमेसी में जाती है, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो वो उसे हमेशा एक फियर आता है, या फिर वो अपने लाइफ में ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करती है जो उसे इस तरह का फीलिंग और दे, पक्का करे उसे। वो अगर उसको चाहत होगी कि कोई मुझे प्यार करे, मेरे हाथ पकड़ के रहे, लेकिन उसे ऐसे ही लोग मिलेगा जो उसे सिर्फ उसके साथ इसीलिए रिलेशन में आएंगे कि उसके साथ इंटीमेट हो सके, और उसके उस फीलिंग को, बचपन के उस फीलिंग को और पक्का करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे जो भाव, हमारी जो फीलिंग, जिस फीलिंग में हम रहते हैं, वो हमारे ही प्रतिक्रिया से, हमारी ही सोच से और पक्का होता जाता है। तो आपके संचित दुख कब सक्रिय होता है, ये अब आपको देखना है। इस किताब के द्वारा, आज के चैप्टर के द्वारा आप अगर समझे हैं, आपको अपने अंदर जाना है, देखना है कि मेरे अंदर का जो संचित दुख है ये कब कब सक्रिय होता है। सजग रहना है, किस चीज से, किस बात से, किस घटना से सक्रिय होता है। तो सजग रहकर अपने अंदर उठने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया को देख पाएंगे। प्रेजेंट में रहने के कारण वह आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अगर वो आएगा भी, आप उसे देखेंगे, आया है, मेरे अंदर ये दुख आ रहा है, मेरे अंदर ये इमोशन उठ रहा है, लेकिन आप अलग होंगे, आपके इमोशंस अलग होंगे, ये दोनों अभी मिक्स हो जाते हैं। तब आप दोनों को डिफरेंट कर पाएंगे और सजगता से देख पाएंगे। तब आप रिएक्ट नहीं करके रिस्पॉन्ड करना चूज कर पाएंगे कि मैं इस वक्त क्या रिस्पॉन्ड करूं। संचित दुख उठने पर जब आप प्रेजेंट रहेंगे, वर्तमान में विद्यमान रहेंगे, तब संचित दुख की नकारात्मक भावना वाली ऊर्जा हर बार और कम होती चली जाएगी। हर बार जितना आप सजग होते चले जाएंगे, उतनी बार उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी, प्रेजेंस में, सजगता में रूपांतरित हो जाएगी। तो इसको बदलने के लिए हमें काफी सारे टूल्स मिल चुके हैं। संचित दुख को आपकी अचेतनता का इंतजार रहता है, कब आप अनअवेयर हो, आप वर्तमान से हटे और वो आपके ऊपर हावी हो। तो जब आप जागरूक हैं, तब आप अपने पार्टनर को ये बात बता दें कि तुमने मेरे संचित दुख को भड़का दिया है, ताकि एक दूसरे को पता रहे कि एक तो क्या चीज से भड़कता है, और सामने वाले को पता रहे कि उनके अंदर ये भड़का है, तो मैं अब और भी उसको ना भड़काऊं। ताकि इस तरह से अगर शब्दों से हम इस तरह से क्लियर कम्युनिकेशन करें तो बहुत अच्छा होगा। तो वह प्रेजेंस के सजगता के प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है। तो ये हमारा जो संचित दुख है, ये जो प्रकाश है प्रेजेंस में रहने का, सजगता का, अवेयरनेस का, उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है, उसका खेल, उसका ड्रामा खत्म हो जाता है। तो दुख से मेरा अब जी भर गया। ऐसा होता है आपके जीवन में कि जब बहुत ज्यादा आप दुखी होते हैं, एक टाइम आपको लगेगा कि अब मेरा जी भर गया, आप अपने ही ड्रामा से थक जाते हैं, तब आपको लगता है कि अब मुझे बस शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उनके लिए उस समय सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रहता है? पीस, शांति चाहिए मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए।
तो संचित दुख आपको जगा भी सकता है। तो हमेशा संचित दुख आपको ये नहीं है कि आपको अनअवेयर करने के लिए ही आता है, वो आपको जगाने के लिए आता है। लेकिन ज़रूरत है आपको उसके साथ अलग होके देखना, ज़रूरत है उसे स्वीकार करना। तो जब आप ये जान जाते हैं, मैं तो ये व्यथा कथा नहीं हूँ, ना ही दुःख की कोई भावना हूँ, मैं तो सजगता, चैतन्यता की अवस्था हूँ, तब संचित दुःख उन्हें अचैतन्यता में ले जाने वाला होने के बजाय जगाने वाला बन जाता है। तो जब आप जग जाते हैं, तब आपको और अंधेरे में नहीं, तब आप रोशनी में आ जाते हैं। तो ये सजगता का चयन कौन करेगा फ्रेंड्स? और कौन करता है? आप खुद। और यहाँ पे अब जो सवाल है जो बार-बार आती है, आप कौन हैं? आप खुद से ये पूछिए कि मैं ये शरीर हूँ या मैं कौन हूँ? आप वह चेतना है जो स्वयं के बारे में चैतन्य हो गए। बहुत सुंदर बात यहाँ कही है कि आप वो चेतना है जो स्वयं के बारे में चैतन्य हो गए। अभी तक आप वो चेतना थे जो अचैतन्य थे, लेकिन अब आप चैतन्य हो गए। तो आपके संचित दुःख से मुक्त होने का उपाय है, संचित दुःख जब सक्रिय हो, इसे अपने अंदर अनुभव करें, ये जाने कि आप में ये है। ये जानना, बोध होना आपकी प्रतिक्रिया को हावी होने से रोकती है। उसे स्वीकार करें। स्वीकार करने का मतलब है जिस पल आप जो महसूस कर रहे हैं उसे पूरी तरह से महसूस होने दें। वाद-विवाद से आप दुखी होते हैं, होने देने से वह हो जाते हैं जो आप हैं। तो होने दे, जो भी हो रहा है आपके शरीर में, जो महसूस हो रहे, दुखी महसूस हो रहे, महसूस करें, होने दे, भागे नहीं। तभी आप जान पाएंगे कि मैं ये ड्रामा नहीं हूँ, मैं ये इमोशंस नहीं हूँ, मैं तो असीम हूँ, विशाल हूँ, विस्तृत हूँ। लास्टली आपका सच्चा संपूर्ण स्वरूप उदित होता है, जागृत होता है, जो कि ईश्वर के स्वरूप के समान है। जिसे हम ईश्वर मानते हैं, हम अगर किसी छवि को मानते हैं, ईश्वर मतलब ऐसा होना चाहिए, हमेशा जागरूक या फिर सचेत, अवेयर, साक्षी भाव, जो कुछ भी आपकी मान्यता है, उसी ईश्वर के स्वरूप आप बच जाते हैं। जीसस ने कहा है कि तुम भी अपने स्वर्ग में रहने वाले परम पिता के जैसे संपूर्ण बनो। तो संपूर्णता कैसे मिलेगी? जब आप अपने अंदर के इन दोनों चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। जिस तरह से हम अपने अंदर के अच्छाई को एक्सेप्ट करते, उसके लिए हम बोलते हैं हाँ ये मैंने किया, ये मेरी अच्छाई है, मेरा स्वभाव इतना अच्छा है। तो अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसे भी स्वीकारें, उसे भी गले लगाएं, उसे भी अपना हिस्सा माने, तभी हम संपूर्ण हो पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यस।